recording again otherwise. So now after fixing I1 equals to 0, we were trying to find out Z22 and it was Z12. So अब हमें Z12 और Z22 फाइंड करना है. मैंने I1 0 कर दिया है हमारे गिवन सर्किट में जो कि ये है. अगर मैंने I1 0 कर दिया तो दिस विल गो एंड आई विल बी हैविंग ओनली दिस ब्रांच एंड दिस ब्रांच. तो वो सब लिखा हुआ है. साथ ही हमने कुछ ऑब्जर्वेशन भी बनाई है अपने साथ में कि ये देखिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वही वोल्टेज होगा जो सप्लाई यहाँ से सप्लाई किया गया है बिकॉज दीज टू आर इन पैरेलल. तो ये वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस V1. तो V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस एक ये वाला V2. ठीक है, एक तो ये चीज हो गई. दूसरी क्या चीज हमें समझ में आती है, ऑल्दो यू कैन सॉल्व इट बाय mesh analysis also. There is no such hard and fast rule that you have to only apply mesh analysis or you have to only do the way I am doing right over here. ठीक है. Sapna is asking, sir, I1 को 0 क्यों करना पड़ा? See, the definition of Z parameters require it that you should make like यहाँ से आप देखिए I1 को 0 इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस इक्वेशन में I1 को 0 फिक्स करके केवल रेशियो लेना रह जाएगा फिर V1 और I2 का, तो मुझे Z12 मिल जाएगा. और रेशियो लेना रह जाएगा केवल V2 और I2 तो मुझे Z22 मिल जाएगा. इसलिए I1 को 0 करना पड़ा है. ठीक है. कोई बता सकता है अगर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 है तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा? What will be the value of current flowing across या flowing through this particular 3 ohm resistance? तो साफ पता चल रहा है कि करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. तो इसका मतलब V2 by 3. This much current is flowing in this branch. तो इसका मतलब हुआ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है इस ब्रांच में. इस जंक्शन पे अगर आप KCL लगा दें तो यहां एक करंट जा रहा है विच इज I2 minus V2 by 3. ठीक है, which is I2 minus V2 by 3. और यही सेम करंट यू कैन सी इज फ्लोइंग इन दिस 2 ohm रेजिस्टेंस एज वेल. तो V1 मुझे पता चला एक्चुअली माय V1 इज आल्सो इक्वल्स टू व्हाट? माय V1 इज आल्सो इक्वल्स टू 2 into इसके अक्रॉस यानी 2 ohm into जो करंट फ्लो हो रहा है इसमें विच इज I2 minus V2 by 3. दरअसल आप मैश एनालिसिस से सॉल्व करते तो यहीं पर आ जाते हैं. तो मैंने डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट दे दिया. अब फिक्स की है हमने V2 बराबर 1 वोल्ट और ऊपर वाली इक्वेशन में कुछ और भी है जो ताबे आप यूज कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप यूज करें तो व्हाट यू विल हैव इज इट वुड से दैट 2 into V2 is 1. So 2 into V2 which is equals to V1 is equals to 2 into I2, ठीक है, minus 1 by 3. You'll have it in this way. अब इस 2 से 2 कैंसिल कर दिया. So I have I2 is equals to 1 by 3. सबसे पहली चीज. I2 is equals to 1 by 3. 4 by 3 sir, 4 by 3. Let me just check. हाँ नहीं because this is 1 and 1 would add up to here. बिल्कुल ठीक. I2 would be 4 by 3. 100%. Good. क्योंकि हम इसको 0 नहीं बनाया ना, 1 है ये, तो 1 तो 1 plus 1 by 3 would be 4 by 3. Good, very good. तो हमें I2 पता चल गया. I1 तो ऑलरेडी 0 ही है. अब आप बताइए Z22 क्या था? Z22 was V2 upon I2, correct? At I1 equals to 0. तो V2 क्या है? 1 upon 4 by 3, which actually gives you 3 by 4 ohms. तो Z22 पता चल गया, which is 3 by 4 ohms. What about Z12? Z12 क्या होगा? Oh, let me use it. Z12 is equals to V1 upon I2 at I1 equals to 0. What is V1? V1 is 2.
upon I2. I2 is what? 3 by 4. So it is actually equals to, I can write it. ये 4 by 3 था, sorry, this is 4 by 3. So I can write it in this form. 2 into 3 by 4, this is actually equals to 3 by 2, right? So Z12 is equals to 3 by 2 ohms. Fine. So you now have all the 4 parameters with you, and you can write it in a good looking matrix fashion this way, that your ZOC is equals to Z11 कितना निकाला था? So I hope you remember that our Z11 was 5 by 2, Z21 was 3 by 4, Z12 was 3 by 2, and Z22 is 3 by 4. This is in all ohms. ठीक है, तो हमने एक तरीके से एक मैट्रिक्स निकाल लिया. अब इसका मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको. आपको कुछ एक्चुअली ऐसे सॉल्व करना नहीं था. मान लेते हैं कि दिस वाज गिवन एज अ ब्लैक बॉक्स. ये दिया ही नहीं था. मुझे क्या दिया था? भले ही इसमें ये सर्किट इस तरीके से अरेंज हो, बट व्हाट वाज गिवन टू मी वाज दिस, एक नेटवर्क N विथ 2 पेयर ऑफ टर्मिनल्स. ठीक है. समहाउ मुझे करना क्या था? अगर मुझे Z11 या Z21 निकालना था, तो इस करंट को कैसे भी जीरो कर दो, या तो कैंची से काट दो या उसको उठा के फेंक दो. यहां से काट दिया आपने, नो करंट विल बी फ्लोइंग देन. और क्या करो, यहां पर एक 1 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स लगाओ. आपको पता नहीं अंदर क्या है, यू डोंट नो दैट. वोल्टेज सोर्स लगाई और केवल इस जगह का एक एमीटर लगा के करंट मेजर कर लो. सो 1 वोल्ट की सोर्स लगाई, करंट मेजर कर लिया, आपको I1 पता चल गया. आपने I2 को ऑलरेडी काट के जीरो कर दिया था, कैंची से उसका तार हटा दिया या कुछ किया. ठीक है, यू हैव मेड इट जीरो. और फिर आपने यहाँ पे वोल्टेज V2 भी मेजर कर लिया इस टर्मिनल पे, इस जगह यहाँ. तो I2 जीरो कर दिया, लेकिन वोल्टेज V2 मेजर कर लिया. तो यू हैव V1, you have V2, you have I2, and you take the ratio, you play with it, you will get Z11 and Z21. अंदर क्या है पता भी नहीं करना है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपको I1 जीरो करना था, तो इस वाले के साथ आप इसको काट देते, and you would have kept this one. You have placed an amperometer or yeah, a meter, and apply a test source of 1 volt angle 0 over here, and measure what is I2. V2 is known now because you have applied it from your end, and you measure V1 and find out the ratios. You will get Z12 and Z22. ठीक है, irrespective of what is there inside N, आपको मिल ही जाता. You could have actually characterized your network just by using multimeter. तो मल्टीमीटर ही तो है, एमीटर, या आप करंट भी नाप सकते हैं उसी मल्टीमीटर से, एंड अ फ्यू नॉन वोल्टेज सोर्सेस. ठीक है. अब Z पैरामीटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट भी आता है. मुझे नहीं पता है, एक बार मेरे को यहाँ तो आपको जो सवाल दिया गया था, इट वाज गिवन इन दिस क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में इसी तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, दैट वी विल डिस्क्लोज व्हाट N इज, ताकि आपसे ये प्रोसेस करवाई जा सके इन ऑर्डर टू फाइंड Z11, Z12, Z21, Z22. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस इन योर सिलेबस. लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली नेटवर्क को केवल 2 पोर्ट बनाने का तरीका ही ये है कि हमें अंदर N के अंदर क्या है उससे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. इट इज पॉसिबल दैट देयर 2000 3000 एलिमेंट्स इनसाइड दिस N. तब कैसे सॉल्व करेंगे? और हमें मतलब केवल इन 2 वायर्स से है. ठीक है, तो देयर इज अ वे यू कैन यूटिलाइज. अब लास्ट टॉपिक जो है आज की क्लास के लिए, आई वुड लाइक टू हैव लाइक 5-6 more minutes, is on Z parameter equivalent circuit. तो हमारे पास Z पैरामीटर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी इन दिस वे, दैट V1 is equals to Z11 I1 plus Z12 I2, and we have V2 is equals to Z21 I1 plus Z22 I2. ठीक है, ये दिया हुआ है ऑलरेडी.
तो दो वोल्टेजेस ऐड हुए हैं, ये देखिए गौर से, ये एक वोल्टेज वैल्यू होगी और ये भी एक वोल्टेज वैल्यू होगी। इसी तरीके से दिस वन विल बी अ वोल्टेज वैल्यू एंड दिस वन विल आल्सो बी अ वोल्टेज वैल्यू। वोल्टेज को कैसे ऐड करते हैं? बाय पुटिंग देम इन सीरीज और बाय पुटिंग देम इन पैरेलल। हाउ डू यू ऐड वोल्टेजेस? बाय पुटिंग देम इन सीरीज और बाय पुटिंग देम इन पैरेलल। सो वोल्टेजेस ऐड होते हैं बाय पुटिंग देम इन सीरीज, करेक्ट। सो एक्चुअली जो V1 होगा यहाँ पे, मान लीजिए दिस इज गोइंग टू बी माय V1 टर्मिनल, तो उसमें एक तो मेरे पास होगा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होगी Z11 और इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा I1, और एक होगी मेरे पास एक कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। ठीक है, मैं इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकता ना, बिकॉज दिस इज ट्रांसफर टाइप ऑफ थिंग। सो इंडीड आई वुड से दैट दिस इज एक्चुअली अ कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जिसकी की वैल्यू है Z12 टाइम्स I2। फाइन, एक कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू है Z12 टाइम्स I2। सिमिलरली ऐसे ही मैं V2 के लिए भी लिख सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल फॉर V2 आई कैन राइट कि I2 करंट फ्लो हो रहा है और ये जो इंपीडेंस है दैट इज Z22। I2 इंटू Z22 बना देगा ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज। और फिर एक कंट्रोल्ड वोल्टेज ले आए आप, कंट्रोल्ड वोल्टेज जिसकी की वैल्यू किसके बराबर है? जिसकी वैल्यू बराबर है Z21 इंटू I1 के, यानी ये करंट मल्टीप्लाइड बाय कोई फैक्टर इंटू I1। और ये आप जो है प्रॉपर यहां से जो है कॉमन ग्राउंड कर दीजिए अगर। सो ये जो है इक्विवेलेंट Z पैरामीटर सर्किट कहलाता है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा सर्किट कैसा था, वेयर इट वाज, वी डोंट नो, वी डू हार्डली केयर अबाउट दिस थिंग, लेकिन इस सर्किट को मिमिक किया जा सकता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ये। अगर आप ये सर्किट लें या ये सर्किट लें, इनके Z पैरामीटर सेम आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरे पास ये इतना इजी पैरामीटर नहीं था या इतना इजी सर्किट नहीं था जिसमें दो मैश इक्वेशन लगाई और सॉल्व हो गया। हो सकता है मेरे पास एक n था, क्लोज्ड n, जिसमें करीब 2000 से 3000 मैश इक्वेशंस बनती। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल एमीटर और वोल्टेज सोर्स की मदद से ये पता कर लिया कि Z11, Z21, Z12, Z22 कैसे हैं, और वहां से आपने एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लिया। तो ये और ये नाउ विल बी इक्विवेलेंट, दे विल बी वर्किंग, या कम से कम Z पैरामीटर्स के लिए तो ये एक तरीके से बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट वे में ही काम करेंगे। ठीक है, तो हमारे सर्किट के लिए हम लिख सकते हैं कि मेरा Z11 क्या था? मेरा Z11 था 5/2 ohms। ठीक है, Z22 क्या था? Z22 was 3/4 ohms। और दरअसल ये जो है दिस वोल्टेज इज अ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एक्चुअली, और करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स में Z12 इज, इसका मतलब 3/2 टाइम्स I2। इसमें जो वोल्टेज होगा उसकी वैल्यू होगी जो भी करंट मल्टीप्लाइड बाय 3/2। अदिति, डू यू हैव अ क्वेश्चन? No, sir. Okay, then you raised hand. Fine if you don't have. By mistake it happened. It's. Don't be shy. If you have a question, you can ask me. Don't worry. No matter how silly that is going to be. Were you really not having a question, or you were having a question? No, sir, no question. By mistake it happened. Okay, by mistake, then it is fine. The mistakes are good. At least in network theory course, if you will not make mistake, how would I judge कि किसको फर्स्ट पे रखना है, किसको सेकंड पे? So somebody have to make a mistake, right? खैर, हाँ, और फिर ये Z21 into I1 है, इसमें is actually like 3/4 times I1। तो एक करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है जो कि 3/4 गुना कर देता है इस I1 का जो इसमें फ्लो हो रहा है, and it give you a voltage. So now you consider this one. It will behave same as what was given to you in this question. Okay. So now you can actually find out directly कि y क्या होगा। एक बार ये चेक कर लीजिए कहीं इसका डिटर्मिनेंट जीरो तो नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल देना, y पैरामीटर अपने आप निकल जाएंगे। तो हम ये दो कैलकुलेशंस अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे y पैरामीटर्स को डील किया जा सकता है। फिर कुछ और एडिशनल कंडीशंस होंगी, जैसे
इन मैट्रिक्स की खुद की कोई प्रॉपर्टीज होती है ना, हम मैट्रिक्स को कभी कभी सिमेट्रिक बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं सिंगुलर है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज का भी एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है जो हम अगली आने वाली क्लासेस में समझेंगे. आई वुड टेक नियरली 5-6 मोर क्लासेस इन ऑर्डर टू फिनिश दिस यूनिट और दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क. उसके बाद हमारे पास केवल दो बहुत हटके यूनिट्स हैं, जिससे ऑन ग्राफ थ्योरी, और फिर है हमारे पास नेटवर्क सिंथेसिस दैट वी वुड टेक लेटर. ओके, so our first task is to finish this two port network as soon as possible. Thank you so much. Any other question? Somebody has given question in fine. सर वो DHA 10 वाला क्वेश्चन. DHA 10 was a question. It was a question given to you, right? It was a सर challenge. वो सॉल्व तो कर लिया, पर वो डाउट नितेश ने भी पूछा था ना, वो वाली चीज बता दीजिए. Okay. See, actually, when you use mutual inductances, so M12 and M21 remain same. Okay. क्योंकि इनकी वैल्यू म्यूचुअली coupled है ना, so you use M12 and M21 same. So for example, it's up to your notation. Let's say if you have V1, which would be let me make it a bit clear to you. You have a coil like this and you have another coil like this. Okay, so and you have the dot convention. Dot convention will come into play when only and only when you are having mutual inductances to deal with. Otherwise dot convention नहीं आते हैं. तो मैंने dot दिया था. If dot was given to you, then it means that म्यूचुअल इंडक्टेंस लेना है, तो उसकी कोई वैल्यू थी. ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये वोल्टेज अक्रॉस कॉइल 1 पता करना है, तो इट वुड बी सम फैक्टर L1. ठीक है, L1 मतलब कुछ भी हो सकता है, j ओमेगा L1 into I1, वो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ दिया. इट वुड बी सम फैक्टर L1 विच इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इट, और कोई साइन आएगा, वो साइन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है. सम फैक्टर जिसमें कि करंट ऑफ दूसरा यूज होगा इनटू M. अब आप ये बोल रहे हैं सर ये M12 होगा या M21 होगा, इट इज सेम, जस्ट द फर्क ऑफ नोटेशन. तो आप इसे अगर M21 लिख रहे हैं तो दूसरे वाले को अगर यहाँ M12 लिख रहे हैं तो दूसरे वाले को M21 लिख देना, जस्ट टू डिफरेंशिएट कि इट इज बिकॉज ऑफ करंट 2 दैट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ करंट 1. It is up to you. You just mention it in a margin. You are using what notation. Otherwise, M12 is always equals to M21 as far as your syllabus is concerned. Otherwise, बता दिया जाएगा आपको. नितेश, हाँ पूछिए. So actually my question was related to the dot convention part when we use those three inductors. So in that when we are writing V1, we are writing M13 and M12. But when we were only having two inductors, we were writing L1 and M21, and for V2 it was L2 and M21. Okay, got it. So let's say I understand your query and I also understand the confusion. Okay, so for example, you are having 3 such coils. Okay, then there are 3 different combinations. एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के दरमियान होगा. ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं लेट्स से M12 which would be equals to M21. फाइन. एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के दरमियान होगा which would be M23 and I will make it equals to M32. और एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के दरमियान होगा which would be equals to M13 and I will make it equals to M31. ठीक है? Yes, sir. So it is like the effect are more or less same on each other. I can understand that you must have been confused by the notation or the subscripts used, but very gently you should ignore such. या फिर उसे बहुत wisely एक margin में लिख लिया जाए कि my notation means actually this, then you will not face any problem. Okay. Okay, sir. So it seems like that you are lagging behind in your self studies nearly 5-6 lectures. तो ये तो काफी पहले पढ़ा था हमने, है ना? Yes, sir. No worries, you take your time. At least we'll limit our syllabus of unit 1 till
two-port parameters. So you will have node analysis, mesh analysis. You will have node analysis, mesh analysis on time domain circuits. You will have transient switch wale questions, and you will have resonance, and you will have two-port network. Two-port network में भी आपको अगर कुछ सहूलियत चाहिए तो we can keep it at only till Y and Z and hybrid. Cascade बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? So I will just take for example then 2.85 या it would be nearly not 50% syllabus but 58% syllabus, something like that. Kunal, yes, your question. So my class is over. If you guys want to leave, you can leave. If you are having question, you can ask me. This is it. You are free from my side. Yes, Kunal. सर अगर मान लीजिए सर हमारे पास सीरीज LR सर्किट है और Series सर हम उसके LR क्वालिटी circuit. फैक्टर की बात कर रहे हैं. Yes, then you talk only and only. Yes, you can talk about quality factor. Correct है? हाँ बताइए. और सर मान लीजिए कि वो जो सर्किट है वो 10 जूल एनर्जी ले रहा है और उसमें से 10 जूल एनर्जी स्टोर कर रहा है, वो 5 जूल एनर्जी स्टोर कर रहा है, 5 जूल एनर्जी डिसिपेट कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. और सर फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो उसने 5 जूल एनर्जी जो स्टोर की है, वो हर साइकिल में 5-5 जूल स्टोर होती जाएगी या फिर वो 5 जूल एनर्जी जो है वो केवल उसी टाइम पीरियड के लिए हम यूज कर सकते हैं, आगे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज नहीं कर सकते? Yes, it's a very nice question. So the power handling capacity of any of the circuits can never reach infinity. So it is only for that instant of time. Otherwise एक कैपेसिटर को धीरे धीरे करके मैंने 5 वोल्ट से चार्ज किया, फिर उसी के मान लीजिए एक कैपेसिटर है जिसकी मैक्सिमम चार्जिंग एफिशिएंसी is the maximum charging efficiency depends on what is the capacitance of that particular capacitor. तो आपने by chance मान लीजिए if you increase the power ratings of that capacitor, that capacitor will blow off, blast हो जाएगा. उसके अंदर से जो भी उसके पेपर सेरामिक भरे हुए हैं, it will blast off, फट जाएंगे वो. We used to do that in our lab. You should not try that. ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपके पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और उस इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी कुछ है, लेकिन आपके पास जो इनपुट आ रहा है, बाई चांस मान लीजिए 2 फेज मिल गए, तो इट वाज सपोज्ड टू बी 120 वोल्ट्स, but now it is 120 in a phase, 120 again, so 240 volts, but the power handling capacity of that bulb was only 100 watt, let's say. तो डबल पावर नहीं हैंडल कर पाएगा, it will blow off, खराब हो जाएगा वो. So it is not add on at all, it will blow off, it is at that instant of time only. Otherwise excess heating की वजह से yes, उसी साइकिल उसी पीरियड के लिए होते हैं. तो आपने ये भी चीज देखी होगी that we were including ओमेगा as well, right? तो ओमेगा जैसे ही उसमें one cycle is plus and the other cycle is minus, ठीक है? तभी तो जे ओमेगा टर्म आ पाया, अदरवाइज कैसे आ पाता? तो सर वो जो एनर्जी होती है वो हम उसी टाइम पीरियड में यूज कर सकते हैं, बस यूज स्टोर कर सकते हैं. यूज तो कहीं हो ही नहीं रही है, यू कैन ओनली स्टोर इट. ओके, स्टोर तो फिर सर यूज बाद में कर सकते हैं, बाद में कोई अप्लायंस लगाना हो तो. yes, so it is like that its effect would be seen some t plus time period later, because yes sir, because these inductances and capacitances induces delays in the responses of the circuit. तो ये जो डिले आएगा इसकी वजह से you would have like कुछ delayed response दिखेगा आपको. जैसे अगर आप इंडक्टेंस की बात करें तो it opposes the flow of current inside it for random changes. तो थोड़ी देर के लिए अपोज करेगा, but it will then adapt to, और फिर आपको उसकी वजह से कुछ चेंजेस दिखने लगेंगे. सिमिलरली फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर इंस्टेंटली चार्ज नहीं होता है, इट टेक्स सम टाइम टू चार्ज. सो it actually try to maintain its voltage as it was earlier, but gradually it will get charged to the new value or discharged to a new value, but it is time dependent, it takes some time. Okay, so it is never add on. तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि मेरा
हाँ, अगर बिजली के मीटर के बारे में बात करें, देन इट इज डिसिपेटिंग पावर डेफिनेटली, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. But we were talking in a slightly different way. We were talking only per cycle phenomena. ठीक है, तो केवल एक साइकिल में क्या हो रहा है, कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है पर साइकिल और कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है पर साइकिल, वो स्टोर किया, वो इज क्वालिटी फैक्टर. दैट थिंग इज क्वालिटी फैक्टर. एनी अदर थिंग कुणाल और एनी अदर स्टूडेंट? सर बस सर एक चीज क्लियर नहीं हुई सर, बाद में उसे अगर हम कोई अप्लायंस लगा लें क्या लगा वो दें? 5 जूल स्टोर होते हैं. अगर सर मान लीजिए वो 5 जूल एक साइकिल में स्टोर किया, मान लीजिए सर 4 साइकिल की हमारे पास 20 जूल एनर्जी स्टोर हो गई. यस. तो क्या सर वो 20 जूल हम किसी हीटर गर्म करने में यूज कर सकते हैं? फाइन. हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल. तो आप इस तरीके से समझिए कि हीटर गर्म करना इज अ डिसिपेटिव थिंग. सही बात है ना? सो हीटर यस सर. हीटर विल बी अ रेजिस्टिव लोड. ठीक है. यस सर. तो that you would treat as like differently, because that particular heater जो आप बोल रहे हैं वो एक dissipative thing है. It would not be treated as हाँ, लेकिन ये हो सकता है that जो 5 जूल एनर्जी स्टोर हुई है आपकी इंडक्टर में, प्लस जो इस समय 10 जूल एनर्जी सेंड की जा रही है, वो ऐड हो जाए, 15 जूल बन जाए, और वो 15 जूल अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है. ठीक है. तो यस सर. ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 5 जूल एनर्जी स्टोर की, उसे कहा कि तुम एक बैटरी में जाके छुप जाओ, फिर और 5 जूल की कहा कि बैटरी में जाके छुप जाओ. दैट यू हैव टू डू इट इन अ वेरी डिफरेंट वे. या तो आपको कैपेसिटर बार बार सर चेंज. ऐसा हो सकता है? हाँ, सोलर पैनल में और क्या करते हैं, वी डू इट इन दिस वे ओनली. वी ओनली चार्ज इट थ्रू अ फ्यू मिली वोल्ट्स ऑफ वोल्टेज. तो हम कुछ कैपेसिटर या बैटरीज हैं उनको चार्ज ही तो कर रहे हैं इन दिस वे ओनली, फोटो इलेक्ट्रिक सेल से. तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक तरीके से एक पोटेंशियल इंड्यूस करा देता है, बिकॉज व्हेन लाइट फोटॉन्स आर फॉलिंग ऑन जिंक ऑक्साइड सरफेस, उसकी वजह से एक पोटेंशियल इंड्यूस हो जाता है. जैसे आपने डायोड में पढ़ा है ना, बैरियर पोटेंशियल, कुछ उस तरीके से देयर इज अ पोटेंशियल इंड्यूस. यस सर. इसको हम सेल की तरह से यूज करते हैं फिर. लाइक दिस डायोड नाउ बिकम्स अ सेल, एक्टिव सेल. डायोड तो पैसिव रहा, दिस विल बी एन एक्टिव सेल. आप इसे अगर किसी बैटरी के अक्रॉस लगाएंगे तो बैटरी चार्ज हो जाएगी. सो दे यूज इट इन दिस वे ओनली. लेकिन ये बार बार कंटिन्यूसली हो रहा है. ऐसा नहीं हो रहा है कि दैट पर्टिकुलर सेल इज स्टोरिंग द वैल्यू. हमने एक अलग से स्टोरेज डिवाइस लगाया हुआ है विच स्टोर्स इट. और पूछिए. सर एक डाउट और था कि सर अगर हम अपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी से 0 कर दें, तो क्या सर हम इससे ये कह सकते हैं कि जो हम सिग्नल प्रोवाइड करा रहे हैं वो डीसी है? वो डीसी सिग्नल है. yes. हाँ सर, ये पूछना था. yes 100%. दिस इज ट्रू. अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 करने के बाद आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि वोल्टेज तो बदल नहीं रहा है. तो IM का टाइम डिपेंडेंट वाला फंक्शन चला गया. इट इज नाउ डीसी. सही बात है ना? सो नाउ यू हैव टू कीप in mind what value you are going to provide, whether you would provide I RMS, I average, I maximum minus sign, what you will provide, because that will not change at all with time. Now पहले तो वो था कि frequency के साथ it was jumping in. Now it is not doing that, so you have to keep that in mind. Okay, fine Kunal. Fine sir. Okay, thank you so much all of you. Any other question? Seems like you don't have. I hope you are studying at home, right? Chaliye, see you tomorrow.